नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो रीट के सिलेबस में जो मनोविज्ञान नामक विषय है, उस मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जुड़ा है नया, तर्कना। तो दोस्तों, यह वीडियो तर्कना के बारे में बनाया गया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप तर्कना को भली भांति समझ सकेंगे। और ये जो नोट्स बनाए गए हैं वह NCERT की क्लास 11 की जो साइकोलॉजी की बुक हैं उसके आधार पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम तर्कना के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके लिए रीट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होगा, क्योंकि इसमें से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों, तर्कना क्या है? तो तर्कना है दोस्तों एक वास्तविक चिंतन है। तर्कना क्या है दोस्तों? एक वास्तविक चिंतन है। हमें ध्यान रखना है तर्कना क्या है, वास्तविक चिंतन है। ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तर्कना है वास्तविक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है तर्कना एक वास्तविक चिंतन है, काल्पनिक चिंतन नहीं है। अगली लाइन है दोस्तों इंपॉर्टेंट। तर्कना के माध्यम से व्यक्ति अपने चिंतन को क्या करता है दोस्तों? क्रमबद्ध बनाता है, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से बनाता है। तर्कना की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार तर्कना की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है दोस्तों। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें क्या होता है दोस्तों? निष्कर्ष होता है। मतलब चिंतन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या शामिल होता है दोस्तों? निष्कर्ष शामिल होता है, अथवा सामान्य नियमों के आधार पर व्यक्ति एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तर्कना कहा जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होता है? निष्कर्ष शामिल होता है, अथवा सामान्य नियमों के आधार पर व्यक्ति एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो तर्कना कहलाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है, समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क दोनों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तर्क के लिए कल्पना की यानी इमेजिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना कल्पना के तर्कना संभव नहीं है। तो तर्क करने के लिए कल्पना की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, यानी इमेजिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। तर्क शक्ति का विकास क्रमशः होता है। क्रमशः मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ तर्कना का विकास नहीं होता है, तथा इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यानी सभी व्यक्तियों में तर्क शक्ति का विकास एक जैसे नहीं होता है। अलग अलग व्यक्तियों में तर्क शक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है। इसके बाद है तर्कना के प्रकार। तो तर्कना के 4 प्रकार माने गए हैं। तर्कना के 4 प्रकार माने गए हैं और चारों नाम हमें ध्यान रखने हैं। चारों प्रकार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से तर्कना का कौन सा प्रकार नहीं है। तो हमें चारों तर्कना के प्रकार याद होने चाहिए। तो पहला है निगमनात्मक तर्कना, दूसरा आगमनात्मक तर्कना, तीसरा आलोचनात्मक तर्कना और चौथा है सादृश्यवाची तर्कना। तो तर्कना के ये 4 प्रकार हो गए हैं, निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवाची तर्कना। तो आइए दोस्तों एक एक तर्कना के प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तर्कना का जो पहला प्रकार है वह है निगमनात्मक तर्कना। दोस्तों, निगमनात्मक तर्कना में व्यक्ति जो ज्ञात नियम होते हैं और जो ज्ञात तथ्य होते हैं उन्हीं के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञात नियम और तथ्य के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, इसको निगमनात्मक तर्कना कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि तर्कना का ऐसा प्रकार जिसमें ज्ञात नियम एवं तथ्य की सहायता से निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, कौन सी तर्कना कहलाती है? तो हमारा आंसर रहेगा निगमनात्मक तर्कना। दोस्तों, निगमनात्मक तर्कना को हम निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में 2 वाक्य हैं, यानी 2 ज्ञात तथ्य हैं, एक तो ये वाला और ये वाला। और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि सभी मनुष्य जो हैं वह क्या है? मरणशील हैं, यानी सभी मनुष्य की मृत्यु होएगी। मरणशील किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसकी मृत्यु होती है।
तो दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वह क्या है दोस्तों, मरणशील हैं। ये हमारे पास पहला तथ्य है। और दूसरा है मोहन एक मनुष्य है। मोहन क्या है दोस्तों, एक मनुष्य है। तो यदि सभी मनुष्य मरणशील हैं और मोहन एक मनुष्य है, तो इन दोनों तथ्यों की सहायता से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मोहन भी क्या होगा दोस्तों, मरणशील होगा। क्योंकि मोहन एक मनुष्य है और सभी मनुष्य क्या है दोस्तों, मरणशील है। तो मोहन भी क्या होगा, मरणशील होगा। तो इस प्रकार की जो तर्कना है, इसमें ज्ञात जो तथ्य थे हमारे पास दो, उनकी सहायता से हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोहन क्या है दोस्तों, मरणशील हैं। तो इस प्रकार की जो तर्कना होती हैं वह निगमनात्मक तर्कना कहलाती हैं। तर्कना का जो दूसरा प्रकार है वह है आगमनात्मक तर्कना। दोस्तों आगमनात्मक तर्कना में दिए गए जो तथ्य होते हैं, इसमें भी दिए गए तथ्य होते हैं, लेकिन दिए गए तथ्यों के आधार पर डायरेक्ट हम निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसमें हमें अपनी ओर से कुछ नए तथ्य जोड़ने होते हैं। तो दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर व्यक्ति एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार की तर्कना को आगमनात्मक तर्कना कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जहां तक व्यक्ति अपनी ओर से नए तथ्य नहीं जोड़ता है तब तक वह व्यक्ति निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है और समस्या का समाधान भी नहीं होता है। तो दोस्तों जहां तक व्यक्ति अपनी ओर से नए तथ्य नहीं जोड़ेगा वहां तक समस्या का समाधान नहीं होगा और व्यक्ति किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों ये होती है आगमनात्मक तर्कना, जिसमें दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़ दिए जाते हैं। रुख के अनुसार आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजें को जोड़ता है जो दिए गए आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं हो सकती। तर्कना का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वह है आलोचनात्मक तर्कना। आलोचनात्मक तर्कना में दोस्तों क्या होता है, दोस्तों व्यक्ति के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उपाय सोचता है। तो विभिन्न प्रकार के उपायों में से प्रत्येक उपाय के बारे में उसके गुण और दोष, मतलब उसके लाभ और हानि दोनों की फर्क करता है व्यक्ति कि इसमें कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं। प्रत्येक उपाय के गुण और दोष की फर्क करता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों आलोचनात्मक तर्कना, जिसमें क्या होता है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जितने भी उपाय होते हैं प्रत्येक उपाय के गुण और दोष यानी उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लाभ और हानि दोनों की परख करता है दोस्तों। और प्रत्येक विचार की जो प्रभावशीलता है उसको ठीक ढंग से जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचता है दोस्तों। उसके गुण और दोष की परख के बाद ही वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस प्रकार की जो तर्कना है वह कहलाती है दोस्तों आलोचनात्मक तर्कना, जिसमें प्रत्येक उपाय के गुण और दोष दोनों की क्या की जाती है, परख की जाती है। तर्कना का जो चौथा प्रकार है दोस्तों वह है सादृश्यवाची तर्कना। उपमा के आधार पर, उपमा का मतलब होता है दोस्तों तुलना करना। उपमा का मतलब क्या होता है दोस्तों, तुलना करना। उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करके चिंतक किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो उपमा के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, इसमें तो ये कहलाते हैं सादृश्यवाची तर्कना। जैसे उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण जैसे मान लिया जाए कि शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसी थी। तो इस प्रकार के जो तर्क हैं, इस प्रकार के समस्या समाधान में जो तर्कना मौजूद होगी वह होगी सादृश्यवाची तर्कना। इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी। और ठीक उसी प्रकार से राणा प्रताप ने सम्राट अकबर से हार स्वीकार करना अपने मन के खिलाफ समझा था। सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान रानी लक्ष्मीबाई एक मशहूर वीरांगना थी। इसमें उपमा के आधार पर क्या किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है और उसके आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये कहलाते हैं सादृश्यवाची तर्कना। तो दोस्तों तर्कना के ये 4 प्रकार हो गए हैं और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इन नोट्स की जो PDF है वो PDF चाहिए तो मेरे नंबर है
ये वाले, टेलीग्राम पर मेरे को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको PDF भेज दूंगा। नंबर है 7734063513। धन्यवाद दोस्तों।